Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने रिजर्व फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट 23, जो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है ज्योग्राफी मॉडल पेपर सेट 23, ज्योग्राफी सीरीज नंबर 280 टू 290 इन दिस पीडीएफ। और इस पीडीएफ में हम जो ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन नंबर 280 से 290 सॉल्व करवाएंगे। अब तक 280 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं मैं। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और एक मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा और यहाँ भी बता रहा हूँ। 7891350470 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिनसे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो पीडीएफ लेने के लिए रिगार्डिंग, या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के रिगार्डिंग। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं हम कि किसके ऊपर चलते हैं, हमारे मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉस्मोस के रिलेटेड, कॉस्मोस या ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। दूसरा कथन है, पृथ्वी बुध ग्रह में वायुमंडल काफी सघन होता है। और तीसरा है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ये 3 कथन है, 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है उसमें है पहला और दूसरा, दूसरे ऑप्शन में है दूसरा और तीसरा, तीसरे ऑप्शन में है पहला और तीसरा, और चौथे ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी करेक्ट क्यों है? देखो, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखो, इससे रिलेटेड मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन तैयार किया है, वो पढ़ सकते हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने अपने हाथ से। एक बार मैं इस पेज को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो, मैंने इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो इस तरीके से है। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 ग्रह था, जिसमें जो प्लूटो था उसको प्रेजेंट टाइम में हटा दिया गया है। उसको पहले बीच में ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसको जो ग्रह का दर्जा था वो हटा दिया गया। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र को आंतरिक ग्रह के साथ स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। जो पृथ्वी है, मंगल है, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं जिनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं और इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इनकी पृथ्वी जैसी सघन व चट्टानी सतह होती है। सबसे पहले मैं बताऊं कि 2 प्रकार जो ग्रह हैं, इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आंतरिक ग्रह, दूसरे बाह्य ग्रह। कि जो बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 तो आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। अब जो आंतरिक ग्रह हैं, इनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। इनको स्थलीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों में जो पृथ्वी के बिल्कुल समान सघन और चट्टानी सतह पाई जाती है, इसलिए इन चारों ग्रह को स्थलीय ग्रह भी कहते हैं।
उसके अलावा बुध और शुक्र ये दो ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित हैं, इस वजह से इनको अंतर्ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अंतर्ग्रह भी कहते हैं, अंतर्ग्रह भी कहते हैं। कौन कौन से? शुक्र और बुध। एक तो है आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, तो ये तो चार हैं। अंतर्ग्रह, अंतर्ग्रह दो हैं, जिनमें एक तो बुध है और दूसरा शुक्र है, क्योंकि अंतर्ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित हैं। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, जो बुध ग्रह है इसके ऊपर वायुमंडल का अभाव है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र आकार, द्रव्यमान और घनत्व, आकार, द्रव्यमान और घनत्व तीनों में पृथ्वी से काफी निकटता रखता है। क्वेश्चन बनता है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं क्यों? कौन कौन से तत्वों में शुक्र और पृथ्वी दोनों ग्रहों में समानता है? तो वो है आकार, द्रव्यमान और घनत्व। आकार, द्रव्यमान और घनत्व। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जोवियन ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं और इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में ये आकार में काफी बड़े हैं और बृहस्पति के समान ये गैसीय प्रकृति के होते हैं। जो चार बाह्य ग्रह हैं, पृथ्वी है, शनि और सूर्य, चार बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है और अरुण है और वरुण है। अरुण और वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। तो चार ग्रह हैं जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आकार में काफी बड़े होते हैं और बृहस्पति के समान ये गैसीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्वेश्चन नंबर, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 182वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 182वां है कि क्वेश्चन नंबर की कथनों पर विचार करो। पहला कथन, बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यहाँ पर दोनों में से कौन सी बातें सही हैं ये पता चलाना है। पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है वो है कि केवल पहली बात सही है, दूसरा है कि केवल दूसरी बात सही है, तीसरा है कि पहली और दूसरी दोनों बातें सही हैं, और तीसरा है कि ना तो पहली बात सही है और ना ही दूसरी बात सही है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। देखो, बृहस्पति सौरमंडल, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। पहली बात, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के टोटल 67 उपग्रह। कितने हैं? टोटल 67 उपग्रह। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि ब्रह्मांड का भी या सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दो बातें तैयार होती हैं, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति के टोटल 67 उपग्रह हैं, जिनमें बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। और गैनीमेड बृहस्पति का ही नहीं बल्कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। जो बृहस्पति उपग्रह होता है उसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके पास खुद की एनर्जी होती है, ये खुद की एनर्जी से चमकता है। शुक्र और बुध के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुक्र और बुध के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस है, दूसरा डिमोस है। डिमोस है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। मंगल के दो उपग्रह, एक फोबोस है, दूसरा डिमोस है। डिमोस है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। शनि के टोटल 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। क्वेश्चन आ जाता है कि शनि के कितने उपग्रह? 62 शनि के उपग्रह, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। फोबे शनि का एक ऐसा उपग्रह है। कौन सा? फोबे शनि का एक ऐसा उपग्रह है जो शनि के विपरीत दिशा में राउंड करता है। शुक्र और अरुण के समान ये एंटी क्लॉकवाइज मूविंग करता है।
बाकी सभी ग्रह क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं, सभी उपग्रह भी क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं, लेकिन दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं। और बिल्कुल उसी के समान शनि का एक उपग्रह फोबे जो भी एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाता है। अरुण के टोटल 27 उपग्रह हैं और वरुण के टोटल 13 उपग्रह हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा 90 से 95% है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा 90 से 50% तक है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है। ये तीन बातें हैं। अब हमें पता चलाना है कि यहाँ पर तीनों में से कौन सी सही है। देखो, ऑप्शन ए है कि पहली और दूसरी बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि दूसरी और तीसरी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है कि पहली और तीसरी बात सही है। और चौथा ऑप्शन है कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों बातें सही हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर केवल दूसरी और तीसरी ये दोनों बातें ही बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात है, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की जो सतह है वो लाल दिखाई देती है, जबकि शनि ग्रह में के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। जो शनि का वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। शुक्र ग्रह जिसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, यहीं पर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहस्पति ग्रह के विशिष्ट लक्षण हैं। यहाँ पर कौन सा है बृहस्पति ग्रह के विशिष्ट लक्षण हैं। हमें बृहस्पति ग्रह के कुछ विशिष्ट लक्षण दिए हुए हैं नीचे, उनको पढ़ना है और उनके बारे में हमें बताना है कि कौन से लक्षण हैं जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। यहाँ पर तो कथन एक है वृत्तीय प्रकाश, जिसको हम सर्कुलर लाइट बोलते हैं। दूसरा है अंधेरी पट्टी, जिसको हम डार्क बैंड बोलते हैं। और तीसरा है 12 उपग्रहों द्वारा वृत्तीय रूप से घिरा होना। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। और चौथा है कि यहाँ पर कोई सी बात सही नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कि बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखो, वृत्तीय प्रकाश सर्कुलर लाइट, अंधेरी पट्टी जिसको हम डार्क बैंड बोलते हैं, और 12 उपग्रहों द्वारा घिरा रहना बृहस्पति ग्रह की एक अद्वितीय विशेषता है। 3 बातें हैं बृहस्पति ग्रह की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है सर्कुलर लाइट, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। डार्क बैंड जिसको हम अंधेरी पट्टी बोलते हैं, ये भी बृहस्पति ग्रह की एक विशेषता है। 12 उपग्रहों से घिरा हुआ है बृहस्पति ग्रह, यह भी एक बृहस्पति ग्रह की बहुत ही बड़ी विशेषता है। उल्लेखनीय है कि शनि में 3 वलय होते हैं। जो शनि ग्रह उसमें 3 वलय होते हैं, 3 पूर्ण विकसित वलय होते हैं, या 3 वलय होते हैं शनि की, जो कि 9 उपग्रहों द्वारा घिरा होता है। शनि के 3 वलय हैं जो कि 9 उपग्रहों द्वारा घिरा हुआ होता है। शनि के भांति ही अरुण के 4 और 5 वलय पाए जाते हैं। जो अरुण ग्रह है उसके 4 या 5 वलय पाए जाते हैं, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जो अरुण है उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ, बृहस्पति की 3 विशेषताएं। पहला है सर्कुलर लाइट, दूसरी है डार्क बैंड, तीसरा है 12 उपग्रहों से घिरा होना। उसके बाद होता है शनि ग्रह में 3 वलय पाए जाते हैं। ये 9 उपग्रहों के द्वारा घिरा हुआ होता है। शनि के भांति ही जो अरुण ग्रह है वो 4 से 5 वलय पाए जाते हैं, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सुपर मून पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता। ब्लू मून का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग से है। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग से है। ब्लड मून का तात्पर्य लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों से।
यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है 1 2 3, सॉरी ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है पहला तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी है पहला दूसरा और तीसरा। तो पांचवें क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है केवल पहला और तीसरा। जहाँ पर ये तीनों दो बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात सही है, सुपरमून क्या होता है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे निकटतम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरमून कहते हैं। देखो क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में राउंड लगाता है, बिल्कुल इस तरीके से। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में राउंड लगाते हैं। सभी उपग्रह सभी ग्रहों के दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में राउंड लगाते हैं। सपोज दैट यहाँ पर यह पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये चंद्रमा राउंड लगा रहा है। तो जो यहाँ की ये जो स्थिति होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको सुपरमून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरमून कहा जाता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन से पढ़ा बता देता हूँ मैं आपको। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हुए एक समय ऐसी स्थिति से गुजरता है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है। कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ जब राउंड लगाता है तो बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। और उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं, जिसे हम पेरेजी फुल मून की संज्ञा भी कहते हैं। पेरेजी फुल मून की संज्ञा भी कहते हैं या सुपर मून की संज्ञा भी कहते हैं। उसके बाद जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसको ब्लू मून कहा जाता है। क्या होता है कि जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा है उसको क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या टेडार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेडार्ड कहा जाता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या टेडार्ड कहा जाता है। पृथ्वी जब चंद्रमा पर अपनी पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है और इस क्रम में चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है जिसको हम ब्लड मून कहते हैं। क्या होता है कि जब 4 लगातार चंद्र ग्रहण होते हैं तो उसको हम टेडार्ड या ब्लड मून कहते हैं। दूसरा, चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। देखो मेरी एक स्टोरी याद है, हमारे पास में एक आग लग गई थी दिन में 5 बजे के समथिंग, 4 से 5 बजे का टाइम था। मैं बचपन में, बहुत पहले की स्टोरी थी, अचानक आग लग गई एक पास के घर में। और हुआ क्या कि वहाँ पर लोग आग बुझाने में लगे हुए थे और अचानक अंधेरा हो गया। बिल्कुल ऐसी कैसी स्थिति ध्यान है, बिल्कुल अचानक अंधेरा हो गया। फिर बाद में बताया लोगों ने कि ये सूर्य ग्रहण था। तो वो स्थिति मेरे माइंड में परमानेंटली हो गई कि जब दिन में अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है, जब दिन में अंधेरा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब दिन में अंधेरा क्यों होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई ऐसा पदार्थ आ जाएगा जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं आने देगा, उस स्थिति में अंधेरा हो सकता है पृथ्वी पर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है बिल्कुल लंबवत रूप से, तो क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता और पृथ्वी पर पूरे दिन में एक साथ अंधेरा सा हो जाता है। दूसरी साइड बात की जाए चंद्र ग्रहण की, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में जब चांद है वो काला पड़ जाता है। आपने कभी चंद्र ग्रहण देखा होगा, वैसे ही हर बार नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है चंद्र ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा होता है, चंद्र ग्रहण बहुत कम होता है। लेकिन जब आपने कोई चंद्र ग्रहण देखा होगा तो उसकी इमेज ध्यान करो। चंद्र ग्रहण अब की साल ही हुआ था, 2020 में चंद्र ग्रहण हुआ था, समथिंग अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट के बीच में। तो उस स्थिति को ध्यान करो, चंद्रमा बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है, काला हो जाता है। अब वो काला हो रहा है, क्यों हो रहा है वो, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में कोई ऐसा पदार्थ आ गया जो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं आने दे रहा है। तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर सूर्य की लाइट नहीं आ पाती।
और इस स्थिति में जो चंद्रमा है उसका रंग लाल पड़ जाता है। क्या हो जाता है? चंद्रमा का रंग थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है, जिसको हम ब्लड मून कहते हैं। तो ब्लड मून क्या होता है कि लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून कहते हैं, टेडार्ड कहते हैं। दूसरा, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो चांद पूरा ब्लैक पड़ जाता है और चांद का कलर रेड दिखाई देने लग जाता है, लाल हो जाता है रंग, और इसे भी ब्लड मून कहते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उल्काश में एक खगोलीय पिंड है जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। दूसरा कथन है, उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचने पूर्व से वायुमंडल में जलकर राख हो जाता है। दो कथन है, उल्काश में एक खगोलीय पिंड है जो चट्टान के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, और दूसरा कथन है, उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही वायुमंडल में जलकर राख हो जाता है। दोनों में पता चलाना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन चारों सामने दिख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। यहाँ पर दोनों कथन ही गलत है, बहुत ही अजीब बात है यहाँ पर। तो उसका मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लेके आया हूँ। देखो, उल्काश में उल्का पिंड धूल व गैस से निर्मित सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं। जो उल्काश में है और उल्का पिंड, ये दोनों के दोनों धूल व गैस के द्वारा निर्मित ब्रह्मांडीय कण हैं। और जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तीव्र गति से नीचे की ओर आते हैं, और जब ये कण वायुमंडलीय घर्षण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में पूर्णतः जल जाते हैं। बहुत अजीबोगरीब बात है कि जहां पर यह पूर्व शब्द की वजह से गलत है। पृथ्वी के वायुमंडल में देखो शब्द क्या लिखा हुआ है, उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचने पूर्व से वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं। मतलब उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं उससे पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। ये बात गलत है। यदि इस पूर्व शब्द को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन 100% बिल्कुल सही है। तो दोबारा बताता हूं, उल्काश में और उल्का पिंड ये दोनों धूल व गैस से निर्मित हैं, और जब उल्काश में और उल्का पिंड तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो धूल व राख के कणों के द्वारा जब घर्षण होता है तो घर्षण से आग उत्पन्न होती है, और उल्का पिंड व उल्काश में जलकर नीचे गिर जाते हैं, उनकी राख बन जाती है। तो देखो, दो शब्द हैं, एक इनको भी समझा देता हूं मैं। उल्काश में क्या है और उल्का पिंड क्या है। उल्काश में क्या है और उल्का पिंड क्या है कि जब उल्काश में और उल्का पिंड ये क्या होते हैं, धूल व गैस के द्वारा निर्मित गोले होते हैं, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं और घर्षण बल के कारण जब ये जलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब कोई पिंड जो धूल व गैस के द्वारा निर्मित है और वो पूरा जलकर राख में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उल्काश में बोलते हैं। और जब कोई धूल व गैस का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने के बाद भी पूर्णतः नहीं जल पाता है और वो पृथ्वी पर आके गिरता है तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों होते एक ही। जो बिना जले हुए पृथ्वी पर आके गिरता है वो उल्का पिंड होता है, जो रास्ते में जल चुका होता है वो उल्काश में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुच्छल तारे सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। दूसरा है, पुच्छल तारे साम्यावस्था में बिना पूंछ के होते हैं। तीसरा है, कुछ पुच्छल तारे लंबे समय अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर सही कथन का पता चलाना है। ये यहां पर ऑप्शन है कि पहला दूसरा सही, दूसरा सही, दूसरा और तीसरा सही, पहला दूसरा व तीसरा सही। करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा तीनों बातें बिल्कुल सही हैं कि पुच्छल तारे सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षाओं में घूमते हैं। पुच्छल तारे सामान्यतः बिना पूंछ के होते हैं और कुछ पुच्छल तारे लंबे समय अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ इनको डिटेल से। पुच्छल तारे या धूमकेतु, जिसको कॉमेट्स बोलते हैं, पुच्छल तारे या धूमकेतु इनको कॉमेट्स बोलते हैं, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के मिश्रण से बने पिंड होते हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु या जिनको कॉमेट्स बोलते हैं वो किससे बने होते हैं, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी।
और गैस, इन चारों से मिलकर बने होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ अनियमित कक्षाओं में घूमते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धूमकेतु और पुच्छल तारे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षाओं में राउंड लगाते हैं। बाकी सभी उपग्रह और ग्रह सूर्य के चारों तरफ नियमित कक्षाओं में राउंड लगाते हैं। सामान्य स्थिति में पुच्छल तारे होते हैं वो बिना पूंछ के होते हैं। पुच्छल तारे के शीर्ष भाग को कोमा कहा जाता है, कि जो सामान्य स्थिति में जो पुच्छल तारे होते हैं वो बिना पूंछ के होते हैं और इनका जो शीर्ष भाग होता है उसको कोमा कहा जाता है। कुछ पुच्छल तारे लॉन्ग पीरियड कॉमेट प्राय लंबे समय अंतराल 70 से 90 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। कुछ पुच्छल तारे होते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं, समथिंग 70 से 90 वर्षों के बाद। अभी थोड़े दिन पहले 76 वर्ष पहले एक हेली नामक पुच्छल तारा दिखाई दिया था जो 1986 में दिखाया गया था। अब वो 76 साल बाद दिखेगा। क्या था कि एक हेली पुच्छल तारा था जो 1986 में दिखा था और अब वो 76 साल बाद दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 76 साल बाद दिखाई देगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के टूटने से होता है। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है ये पता चलाना है। पहला है पहला दूसरा सही है, दूसरे ऑप्शन में दूसरा तीसरा सही है, तीसरे ऑप्शन में पहला और तीसरा सही है और चौथे ऑप्शन में पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है पहला और तीसरा। देखो क्षुद्र ग्रह के बारे में बता देता हूं मैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। देखो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह का निर्माण ग्रहों के टूटने के परिणाम स्वरूप होता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनको हम अवांतर ग्रह भी कहते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के टूटने के परिणाम स्वरूप होता है। और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी करके, फिर उसके बाद आज का हमारा जो कंप्लीट है वो होता है 10 क्वेश्चनों का जो चैप्टर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सौर दिवस का तात्पर्य सूर्य द्वारा पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण काल से है। दूसरा है नक्षत्र दिवस का तात्पर्य एक मध्याह्न रेखा पर किसी नक्षत्र की उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के मध्य का समय या अंतराल होता है। दोबारा पढ़ना, सौर दिवस का तात्पर्य सूर्य द्वारा पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण काल से है। दूसरी साइड नक्षत्र दिवस का तात्पर्य एक मध्याह्न रेखा पर किसी नक्षत्र के उपरांत 2 बार गुजरने के मध्य का समय अंतराल है। यहाँ पर पता चलाना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है या दोनों कथन सही है या न दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है कि नक्षत्र काल क्या होता है। अब देखो डिटेल से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम सौर दिवस क्या होता है। सौर दिवस 24 घंटे की अवधि होती है। क्या होती है? 24 घंटे की अवधि होती है कि जो पृथ्वी होती है वो 24 घंटे में अपने स्थान पर एक राउंड लगा लेती है। क्या कर लेती है? अपने स्थान पर एक राउंड लगा लेती है। जैसे आप खड़े हो किसी भी स्थान पर और अपने पाँव को फिक्स करो और अपने ही स्थान पर एक राउंड लगाओ, तो पृथ्वी ऐसे अपने एक ही स्थान में 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है, जिसको हम सोलर डे बोलते हैं। दूसरी साइड जब कोई नक्षत्र किसी मध्याह्न रेखा पर उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो दोनों के मध्य का समय अंतराल ही नक्षत्र दिवस कहलाता है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंडीशन दोनों सेम है। पहली बात क्या है, सौर दिवस 24 घंटे का होता है और नक्षत्र दिवस 23 मिनट 56 सेकंड का होता है। कितने का होता है? 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। अब मैं पृथ्वी का और किसी भी एक ग्रह का एग्जाम्पल ले लो या किसी भी पिंड का ले लो कि जब कोई नक्षत्र किसी मध्याह्न रेखा पर उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो दोनों के मध्य का जो समय अंतराल है वो क्या होता है? नक्षत्र दिवस कहलाता है, सिडेरल डे कहलाता है, जो कि 23 घंटे 56 मिनट का होता है। तो
आज हम केवल 9 क्वेश्चन ही कंप्लीट कराएंगे क्योंकि हमारा वीडियो था जो 30 मिनट का हो चुका है। इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, जिनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया था और मैं आपके साथ दोबारा भी डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सिंपल सा मेथड है, पीडीएफ लेने का बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल ये कुछ मैं छोटा सा फॉर्मेट दे रखा हूँ, इसको फॉलो करना होगा कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर आप मेरे से कॉल कर सकते हो। ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891 35 0470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनसे आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका टारगेट है कि आप 75% प्लस का स्कोर करें, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स देखने के लिए, बाय।